नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर रांची से। झारखंड मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में 15 विभाग पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर दबाव बनाया। सितंबर महीने में 1100 करोड़ की होने वाली कटौती को रोकने की मांग की। राज्य सरकार ने बैठक में डीवीसी के मामले पर आपत्ति जताई। वहीं कोल इंडिया पर बकाये को लेकर सहमति बनी। राज्य सरकार, नीति आयोग और कोल इंडिया में सहमति बनी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार खुद खनिज संपदा लूटने में लगी है। चारों तरफ कोयला, बालू और अवैध खनन हो रहा है। सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। झारखंड में ये पहली सरकार है जो खुद लूटने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के खजाने में पैसा नहीं जा रहा, लेकिन हेमंत सोरेन की तिजोरी में जरूर पैसा जा रहा है। ऐसे में लोग सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जेएमएम नेता बीजेपी पर सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन खरीदने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा शिबू सोरेन के परिवार ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया है। नहीं कर पा रही है। इस प्रदेश की जो सरकार है किस काम में लगी हुई है, लूट में लगी हुई है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कोयला की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, यहाँ तक कि आयरन ओर की लूट हो रही है। यानी जितनी भी खनिज संपदा है उसकी लूट हो रही है। पहली दफा झारखंड में सरकार ही खुद लूट में लगी हुई है। कैसे राज्य के खजाने में पैसा आएगा? राज्य के खजाना में तो पैसा आता नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन की तिजोरी में आज पैसे भरे जा रहे हैं। यही इस प्रदेश में हो रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने हेमंत सरकार के खिलाफ हमला बोला है और रांची में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया है। वहीं बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देने के खिलाफ पंचायत स्तर तक आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में संगठन की मजबूती पर भी चर्चा हुई। ये संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन बैठक के अंत में हम लोगों ने झारखंड सरकार की ओबीसी विरोधी नीति, हमारे ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप यादव और सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो पुलिस की बर्बरता हुई और ओबीसी को 27% आरक्षण झारखंड में नहीं दिए जाने के खिलाफ हम लोगों ने बैठक के अंत में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इधर रिम्स में भर्ती वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैजनाथ महतो की हालत में सुधार दिख रहा है। उन्हें वेंटिलेटर से बाहर लाया गया है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अभी नहीं कह पा रहा हूं कि फेल्योर है कि नहीं, लेकिन पुलिस को जिस तत्परता से यदि सदर थाना में मामला को संज्ञान में लाया गया था तो तुरंत जो है यथाउचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। यदि यथाउचित कार्रवाई समय पर रहते होती तो शायद ये घटना जो है इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है नेग्लिजेंसी तो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टांत। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है इस विषय में कड़ाई के साथ जो है कदम उठाएंगे। रांची में वायरल बुखार से पीड़ित मरीज इलाज के लिए रिम्स पहुंच रहे हैं। रिम्स आने वाले मरीजों में बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग शामिल हैं। हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन राहत की बात है कि अधिकतर लोगों की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ रही है। पहले रिम्स में रोज करीब 1000 से 1200 मरीज आते थे और वायरल फीवर के बाद मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक दिन में 1800 लोग रिम्स पहुंच रहे हैं। मैक्सिमम केस में तो केवल आउटडोर ट्रीटमेंट से ही वायरल फीवर ठीक हो जाता है। 3 दिन 4 दिन में जो है यूजुअली ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन जिसको होता है, इसको निमोनिया वगैरह हो गया, उसी को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। या बहुत हाई फीवर हो गया, 104 105 डिग्री सेल्सियस फीवर हो गया, तो उस केस में जो है एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 80% केसेज में जो है आउटडोर ट्रीटमेंट से ही मरीज ठीक हो जाता है।
पश्चिम सिंहभूम जिले में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। टोंटो थाना क्षेत्र के दुरुला गांव में लोगों का आरोप है कि उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। दरअसल इस बात का खुलासा एक आदिवासी की मौत के बाद हुआ। ये इलाका तो हो जनजाति बहुल इलाका है, लेकिन शनिवार की रात अज्ञात बीमारी से गांव के कृष्णा बोपाई की मौत के बाद गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म से जुड़े लोगों ने जबरन कब्र खोदकर शव को जमीन में गाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई तो फौरन पुलिस की टीम वहां पहुंची और शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत है कि आए दिन उनको धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला जाता है, प्रलोभन तक दिया जाता है, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से बचती है। मामले को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो कैमरे पर बोलने से भी पुलिस बचती नजर आती है। और ऐसे में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पुलिस जानबूझकर कार्रवाई से बचती है? जबरन ईसाई धर्म के प्रसार पर रोक क्यों नहीं है? और आदिवासियों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? इधर पलामू की यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से लाखों के जेवरात गायब हो गए। इस चोरी का पता तब चला जब 13 सितंबर को चियांकी कृषि अनुसंधान केंद्र में कार्यरत साइंटिस्ट अशोक कुमार सिन्हा अपना लॉकर खोलने बैंक पहुंचे। लॉकर खोलने के बाद उन्होंने पाया कि लॉकर के अंदर सारा सामान गायब है। पीड़ित ने बताया कि इस लॉकर के अंदर उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई रखी थी, साथ ही खानदानी जेवर भी इसी लॉकर में रखे गए थे। लगभग 20 साल का सामान गायब हो गया। सोना का गोल्ड का एक भी सामान नहीं है, सब सामान गायब है, एक भी सामान नहीं है उसमें। कितनी की संपत्ति क्या होगी? करीब वही 15-20 से कम नहीं होगा। उतना तो कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर की कमाई, पूरे जिंदगी का खानदानी भी पहले का था उसमें। दिनांक 13/9 को उन्होंने अपना लॉकर खोलने गया तो देखा कि लॉकर नहीं खुला। बाद में इन्होंने बैंक को कंप्लेन किया। बैंक गोदरेज के ऑथराइज मैकेनिक को बुलाया और उसके सामने ताला तोड़ा गया तो इसमें उनका बहुत सारा जेवर गायब था। ऑलमोस्ट सोना का सभी जेवर गायब था, जिसका बारे में उन्होंने बताया कि मैं जून के बाद कभी आया ही नहीं हूँ। इसी संबंध में केस दर्ज किया गया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने पुलिस कॉलोनी में रूपा तिर्की फ्लैट के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसी जमादार प्रदीप पासवान और उनकी पत्नी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें परिजनों में न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि सीबीआई जांच से झारखंड की बेटी को न्याय मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। और क्या रूपा ने सुसाइड किया तो रूपा ने क्यों सुसाइड किया? अगर उनकी मर्डर हुई है तो उनकी मर्डर क्यों हुई है? बस यही जानना चाहते हैं हम लोग सीबीआई के थ्रू। रामगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। चित्तरपुर में जहां बस और कार की सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई, वहीं कूजू में बस और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। चित्तरपुर में हुए हादसे में टक्कर के बाद जो बस थी वो धू कर जल उठी। वहीं कूजू में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सभी 7 मृतक बिहार के रहने वाले थे। यह हादसा NH 23 पर बोंगाबार के पास हुआ। सभी लोग कार में सवार होकर बिहार के शेखपुरा से रजरप्पा मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे। सर ये बैगार कहाँ जा रही थी? अच्छा अभी डिटेल हम मिलने के बाद आपको तो 5 लोग डेथ किए। डिटेल हम दे रहे हैं डिटेल के बाद। और अब बात मौसम के बदले मिजाज की। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से राजधानी रांची का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के निचले इलाकों में जल जमाव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम ने पानी निकालने के लिए पुख्ता तैयारी का दावा किया है। निचले वाले इलाके में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, लेकिन हम लोग पूर्व से तैयार रहते हैं और हम लोगों ने वो सारे एरियाओं को चिन्हित कर रखा है। हम लोग डिसल्टिंग मशीन हम लोगों ने लगाया हुआ है। वसुंधरा अरगोड़ा चौक के पास हम लोगों ने 3 डिसल्टिंग मशीन कल रात से ही वहाँ लगाया हुआ है। और एक अब मेकॉन चौक के पास थोड़ा सा
दिक्कत होता है वहाँ भी एक लगाया हुआ है। तो किसी मोटा मोटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक कुंज विहार है आपका 26 नंबर वार्ड में, वहाँ भी जल जमाव की स्थिति है। वहाँ भी हम लोगों ने एक पंपिंग सेट ही परमानेंटली भी इंस्टॉल कर दी। इधर रांची नगर निगम के स्थापना दिवस के मौके पर नगर निगम परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से नगर निगम के वैसे कर्मियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने कोविड के काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए शहर की साफ सफाई के लिए काम किया। स्थापना दिवस के मौके पर रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि कर्मी निगम की जान है और उनकी बेहतरी से ही रांची स्वच्छ और सुंदर बन पाएगी। 365 दिन जिस तरह से जो है निगम के कर्मी जिस तरह से सड़कों के ऊपर उतर के काम करते हैं और कई बार जो है जो एफर्ट रहता है जो कहते हैं कि भाई जितना एफर्ट डाला गया है उसकी विजिबिलिटी जो है थोड़ी भी कम होने पे जो है लोग निगम के ऊपर जो है सवाल करते हैं और ये सवाल कई बार अच्छी है कि वो अपेक्षाओं में तब्दील होती है, यानी ये एक्सपेक्टेशन है। हम चाहेंगे कि इसी एक्सपेक्टेशन को जो है और आगे हम लोग ले जाएं। लगातार नगर निगम जनता की सेवा में लगा हुआ है और इसमें काम करने वाले चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, हम जनप्रतिनिधि हों, लगातार इसी कार्य में लगे हुए हैं कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। लेकिन एक सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है। सेलिब्रेशन के माध्यम से आज जिस तरह से कोरोना काल में हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने बहुत काम किया उनको सम्मानित करने का काम, इस तरह के काम से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से ही आगे एक उदाहरण बनता है। देवघर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बरमसिया के सीबीआई ब्रांच के पास अपराधियों ने 5 लाख की छिनतई की और पीड़ित रविंद्र कुमार अंडे और मकई का बिजनेस करता है, लेकिन जैसे ही वे बैंक में पैसा जमा कराने के लिए पहुंचा, 2 अपराधियों ने रुपए से भरी जो थैली थी वो छीनकर फरार हो गए और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहाँ एक व्यक्ति से 5 लाख की छिनतई हुई है। हम लोग हर एक डायमेंशन पे जांच कर रहे हैं ताकि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सके और देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। हम लोग हर एक डायमेंशन पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने की लूट है सर? 5 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई है। हम लोग जांच कर रहे हैं तो स्थिति क्या है और कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। किस चीज़ से थे? बाइक से थे या सरकार से? दो लोग की बात आई है कि बाइक से थे, स्पीड बाइकर से 2 लोग थे, उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। दुमका में रामगढ़ के रास्ते अवैध बालू लेकर बिहार जा रहे 32 ट्रकों को पकड़ा गया और बीडीओ को जानकारी मिली थी कि कई ट्रकों से अवैध बालू भेजा जा रहा है। बीडीओ ने बद्रा पहाड़ के पास ट्रकों को रुकवाकर गाड़ी नंबर लिखने के बाद ड्राइवर को कागजात लेकर थाना आने को कहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन 32 ट्रकों को पकड़ा गया उसमें से 24 ट्रकों को ड्राइवर लेकर फरार हो गए और जब सभी ट्रक थाना नहीं पहुंचे तो फिर पुलिस उस जगह पर गई जहां पर चेक किया जा रहा था, लेकिन 24 ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार थे, जबकि 8 ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर ड्राइवर फरार थे। फरार 24 ट्रकों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। गढ़वा जिले में बरसात के दिनों में आम लोगों को बालू की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने 2 सरकारी बालू घाटों को चालू किया है, जिसमें केतार थाना क्षेत्र के पाचा डूमर बालू घाट और मझियाओं का खरसोता बालू घाट शामिल है। लेकिन ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक इन दिनों यूपी भेजे जा रहे हैं। पुलिस की चेकिंग में ऐसे कई ट्रक आए दिन जब्त किए जा रहे हैं और मामला 2 पक्षों की ओर से बालू घाट पर दावा जताने से जुड़ा है। घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। वैसे स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ऑनलाइन खरीदारी और घाट की नीलामी को लेकर हुए 2 गुटों में विवाद का निपटारा जल्द ही कर दिया जाएगा। ये पाचा डूमर वाला मामला मेरे भी संज्ञान में आया है। इसमें दावेदारी को लेके क्या कहते हैं थोड़ा तनाव बना हुआ है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को 2 बार पत्राचार भी किया है कि झारखंड माइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है अपनी दावेदारी पेश करे और ये बताए कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया। उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या कहते हैं जो कंसर्न व्यक्ति होगा उसको क्या कहते हैं अलाउ करेंगे। इधर देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया जा रहा है। देवघर में पहली बार इस सिस्टम को लगाया जा रहा है। इसके जरिए मौसम का मिजाज आसानी से जान लिया जा सकता है। मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं, तापमान में कितनी नमी है, बारिश कितनी होगी और कब होगी, इसकी पूरी जानकारी बुलेटिन के जरिए किसानों को दी जाएगी।
ये जो सिस्टम हमारे यहाँ पे बैठा है इसका नाम है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या फिर स्वचालित मौसम केंद्र, ठीक है। इसके सहारे से हम क्या करते हैं कि हम एक दिन का जो भी आपका तापमान है या फिर कितना बारिश होने वाला है, ठीक है, या फिर कितना हवा का गति है या फिर हवा में भी आर्द्रता कितना है, ये सारा चीज़ का जानकारी हम लोग को ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या फिर स्वचालित मौसम केंद्र से मिल जाता है। पाकुड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की देखरेख में धनगढ़ा और संबालपुर में पहली बार मूंगफली की खेती की गई और इसके लिए एनएफएसएम के द्वारा उन्नत बीज भी दिया गया था। साथ ही किसानों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। नवंबर तक मूंगफली तैयार होने के आसार हैं। मूंगफली के पौधे को देखकर किसानों में उत्साह है। मूंगफली का बीज हमको मिला है आत्मा ऑफिस के द्वारा और अभी खेती लगाए हैं और हुआ भी अच्छा और सोचे हैं कि अड़ोस पड़ोस का आदमी को भी जागरूक कराएंगे। घाट जिला में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है। ग्रामीण इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले लकड़ी के चूल्हे से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन गैस कनेक्शन मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बहुत परेशानी होता था, धुआं होता था, छोटा छोटा बच्चा है ना, एकदम रोना धोना करता था। इसी वजह से खैर ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि मोदी सरकार हम लोग को गैस चूल्हा दी। पहले हम लोग बहुत तकलीफ झेले हैं, बारिश में बहुत दिक्कत होती थी खाना बनाने के लिए, फिर आपका चूल्हा जलता था, घर में बहुत सारा दिक्कतें होती थी। और जब मोदी जी हम लोग को उज्ज्वला गैस का दिए हैं तो इनका लाभ उठा रहे हैं और घर में सब परिवार खुश है क्योंकि उतना धुआं होता नहीं है और लकड़ी के लिए दिक्कत भी होता था पहले खरीदने के लिए। फिर इधर रांची में बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है जहां युवाओं को अलग अलग व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रांची के टाटी सिलवे इलाके स्थित गवर्नमेंट टूल रूम में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस केंद्र में पेपर नैपकिन, डिस्पोजल प्लेट, कांटी, प्लास्टिक बॉटल, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी, बाइंडिंग, मोजा वेल्डिंग सहित कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो हमारा प्रोग्राम है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन का जो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये एमएसएमई का एक प्रोग्राम है, एस्पायर प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ये सारा चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी 8वीं पास से लेकर के आगे जितने भी हमारे जो बेरोजगार युवा युवती जो भी हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, पहला नंबर। और दूसरा है कि वो अपना खुद का जो व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। वहीं संस्था के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों को 3 महीने के अंदर प्रशिक्षित कर उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार कैसे तैयार करना है इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाने में भी संस्था मदद करेगी। संस्था का एक शोरूम भी जल्द बनाया जाएगा जिसका फायदा स्टूडेंट्स उठा सकेंगे। इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है इस स्कीम के माध्यम से कि हमारे युवाओं को हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम बनाएं और एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग दें कि वो टेक्निकल नॉलेज यहाँ से गेन करके वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। बहरहाल बेरोजगार युवाओं को मुस्कान देने वाला ये प्रयास जल्द ही युवाओं को आकर्षित करेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण केंद्र से कितने युवा निकलकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तीरंदाजी और हॉकी में देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने वाले झारखंड का नाम इन दिनों बॉक्सिंग में भी सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन में चल रही सियासत और सिंडिकेट का खेल है। देखिए रांची से ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड में बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी का हाल बताने के लिए शायद ही नजारा काफी है। रांची डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ी मोहराबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे बारिशों की बूंदों के नीचे प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। इन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 9 साल से लगातार मेहनत कर पसीना बहाने के बावजूद झारखंड टीम में अपना स्थान नहीं बना पाए। लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि दूसरे राज्यों जिसमें खासकर हरियाणा के खिलाड़ियों की घुसपैठ झारखंड में इन दिनों बढ़ी हुई है। 8-9 साल हो गया सर बॉक्सिंग करते हुए।
क्या टीम में जगह मिली है? नहीं सर, वैसा तो अभी तक वैसा कोई फैसिलिटी भी नहीं है। टीम में जगह होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है फैसिलिटी होना, वो सारा चीज़ होना। बट वो रांची में ऐसा कुछ भी नहीं है बॉक्सिंग के लिए, स्पेशली बॉक्सिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि झारखंड टीम में झारखंड के बंदे नहीं, बाहर से आके खेल रहे हैं बंदे, और यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है जगह। अरे झारखंड की जो टीम बनी है उस टीम में क्या यहाँ रांची के खिलाड़ी एक भी नहीं है? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि झारखंड की टीम में रांची के बंदे तो कोई नहीं है। सूत्रों की माने तो एक सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, जो बकायदा पैसों का लेन देन कर हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के बॉक्सर को झारखंड की स्टेट टीम में शामिल कर रहा है। जानकारी ये भी है कि इस बार चुनी गई झारखंड की टीम में 13 में से 4 खिलाड़ी दूसरे राज्यों के हैं, जिन्हें झारखंड का बताकर स्टेट टीम में शामिल किया गया। हैरानी की बात यह है कि जो नए खिलाड़ी अपना करियर बनाने के लिए बॉक्सिंग में आए हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन का कार्यालय कहाँ है। यानी सारी व्यवस्था एक तरीके से हवाई और भगवान भरोसे है। खेल का अपना मिजाज होता है। हॉकी की बात करें तो वहाँ एस्ट्रो टफ स्टेडियम है, तीरंदाजी के लिए भी सेंटर है जहाँ खिलाड़ी निशाना लगाते हैं, लेकिन मुक्केबाजी के लिए झारखंड में क्या है इसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी खुले मोरहाबादी मैदान में अभ्यास करने के लिए मजबूर हैं। नए खिलाड़ी भी हैं, 8 साल 9 साल पुराने खिलाड़ी भी हैं। ये तमाम खिलाड़ी हैं जिनके लिए जो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्केबाजी एसोसिएशन, जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उनकी ओर से कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है रांची में नहीं है, लेकिन रांची में कोई ऑफिस भी नहीं है। खिलाड़ी इस तरह खुले में बारिश के नीचे, धूप के नीचे अभ्यास करने के लिए मजबूर हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आप जो है कितने साल से बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहे हैं? करीब 2012 से स्टार्ट हुआ मेरा। करीब आपका 9 साल हो गया जी। तो ये बताएं कि अभी जो झारखंड की नई टीम बनी है, क्या उस नई टीम में रांची जिले के कोई भी खिलाड़ी को मौका दिया गया बॉक्सर को? नहीं सर। नहीं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? पता नहीं सर, ऐसा। और नीति आयोग की बैठक के बाद हेमंत सोरेन लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ले चलते आपको सीधे लाइव। विषय तो अनेकों हैं, लेकिन जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को हम लोगों ने रखा। 20-22 विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि डीवीसी के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं, इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमारा काट लिया है और अभी 2200 करोड़ रुपए और भी काटे जाने की बात है। इस विषय पर भी अपनी बातें रखी गई है। लगभग 1100 करोड़ रुपए अभी हाल में बहुत जल्द दिसंबर के ये में काटने की सूचनाएं प्राप्त है। इस विषय पर आगे का समाधान डीवीसी को लेकर जब तक ना निकले, इस विषय पर तब तक इस पैसे का काटना केंद्र सरकार बंद करे। ये और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ऐसे में महीन गांव